दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एंट्री ऑफ इंग्लिश अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 1 MEG 10. So in this video we will cover the process of language unfolding itself, introducing language from a position of power, introduction of English in India, and it will be studied from phase 1 to phase 4. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज अनफोल्डिंग इटसेल्फ। इंग्लिश जो कि एक एलियन लैंग्वेज थी, इट इज नॉट अ सिंपल वन साइडेड आइटम ऑफ यूज। अगर हम किसी लैंग्वेज को समझना चाहते हैं सो इट इज अ होल सिस्टम ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स इज द की फैक्टर। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जब ब्रिटिश एम्पायर आया फ्रॉम 19th ऑफ द सेंचुरी टू द 20th ऑफ सेंचुरी, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। किस तरह से उन्होंने इंग्लिश को इम्प्लीमेंट किया और आज भी इंग्लिश जो है वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज स्टेज जो है वो अपनी रखती है। सो 19th ऑफ सेंचुरी में इसे बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज जो है बिगिनिंग में दी गई, और उसके बाद 20th सेंचुरी में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट बिगिन हुए तो इसका अपोज करना जो है वो स्टार्ट हो गया और अपनी नेटिव लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना ज़रूर समझा जाने लगा। और जब बात हम करते हैं एक लैंग्वेज की, सो दिस टेक्स अप स्ट्रेट इनटू द एरिया ऑफ लिटरेचर। हमें उनके राइटर्स और थिंकर्स को रीड करना होता है। सच अ फिनोमिनन ऑफ यूज नेसेसिटेटेड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेस्टर्न वर्क्स। तो उनकी स्टडी करना, उनके वर्क्स को, ट्रेंड्स को, एंड द मास्टरी शुड बी देयर ओवर अ लैंग्वेज टू द लेवल that one experiments and struggle within it to describe and put across one's intent. बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग लैंग्वेज फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर। सो बात कर अगर हम अर्ली फेज की, तो इंग्लिश रिप्रेजेंट करती है पोजिशन ऑफ पावर, एक्टिव प्रेजेंस, जिसमें कि इंग्लिश को अथॉरिटी मिलती है, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी फल फूल रहा था और अपना इन्फ्लुएंस इंडिया पे बना रहा था। सो मैकॉले हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा रोल है इंग्लिश को इम्प्लीमेंट करने में इंडिया में। सो इन्हीं का एक फेमस वर्क है मिनट ऑफ 1835। सो इसमें वो आते हैं कि आई हैव नो नॉलेज ऑफ आइदर संस्कृत और अरेबिक, बट आई हैव डन वट आई कुड टू फॉर्म अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ देयर वैल्यू। संस्कृत और अरेबिक की मुझे कोई नॉलेज नहीं है अच्छे से, बट मैं एक एस्टिमेट लगा सकता हूँ। मैंने इसकी ट्रांसलेशंस जो हैं वो देखी हैं। आई हैव कन्वर्स्ड बोथ हियर एंड एट होम विद मैन डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर प्रोफिशिएंसी इन द ईस्टर्न टंग्स। और ईस्टर्न टंग्स जो अरेबिक हैं और संस्कृत है वो इनको इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। एंड ही सेज कि आई एम क्वाइट रेडी टू टेक द ओरिएंटल लर्निंग एट द वैल्यूएशन ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स देमसेल्व्स। कि मैं ओरिएंटलिस्ट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा मत है, आप अपनी बात बताना चाहते हैं कि क्यों हम ईस्टर्न जो लैंग्वेज हैं उन्हें प्रेफर करें, so they are most welcome. And what he said, I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabic. उसका कंपैरिजन यूरोपियन लाइब्रेरी एक शेल्फ का कंपैरिजन वो पूरे लिटरेचर के साथ करते हैं और तब भी उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बताते हैं। Because at that time Macaulay and the British Empire was in power, so Edward said ने भी बताया कि Macaulay's was an ethnocentric opinion with ascertainable results। ठीक है, he was speaking क्योंकि उसके पास पोजीशन थी, he was speaking from a position of power where he could translate his opinion into the decision। अपने विचारों को वो decisions में convert कर सकता था और उसे नेटिव लैंग्वेज को खत्म करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिलवा सकता था। दिस इन फैक्ट इज व्हाट हैपेंड। एक्चुअल में ये हुआ। इन टर्न दिस वैलिडेटेड द कल्चर टू इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग अ प्रेसिडेंट एंड अ केस बाय विच सुपीरियरिटी एंड पावर आर लॉज्ड बोथ इन ए रेटोरिक of belonging
or being at home, so to speak, and in rhetoric of administration. The two became interchangeable. और इस तरह से उन्होंने उसकी एक पोजीशन जो है वो स्थापित की रखी जिससे कि दोनों interchangeable हो गए. Now, how it was introduced, how English was introduced in India. This comes in 4 phases, phase 1 to phase 4. So, by the beginning of 1800 to 1857, इस टाइम तक जो इंग्लिश ब्रिटिश थे वो काफ़ी अच्छी अपनी इकोनॉमी जो है स्टैंड कर चुके थे एंड दे हैड बिकम द सुपर पावर. बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी उनके पास काफ़ी ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर आ गई थी एंड बाय प्रॉक्सी एंड इनडायरेक्टली इट मीन्स कि ब्रिटिश राज्य में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी. इस पीरियड की बात करें तो रोमांटिक पीरियड लिटरेरी हिस्ट्री में प्ले करता है अपना रोल, जिसमें कि ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये सारे जो पोइट्स हैं वो अपना एक क्रिटिकल मैसेज देते हैं और जो इंग्लिश को इम्प्लीमेंट करने के बजाय नेटिव लैंग्वेजेस को, विलेज फोक्स को ज़्यादा प्रेफरेबल कंसीडर करते हैं. अब बात करें बैक टू इंडिया तो ब्रिटिश कंट्रोल के आने पे मैकॉले ने एक बहुत अपनी अच्छी जो स्टेटमेंट है वो रखी. उनके अकॉर्डिंग जिस समय से जो इंग्लिश स्टडीज हैं 1835 में इम्प्लीमेंट हुई इंडिया में. अब उनका कहना ये था कि जितने भी एविल्स हैं इन इंडियन कल्चर, ठीक है, तो हम उन्हें इंग्लिश के थ्रू वहां से निकालेंगे in pulling themselves out of medievalism and transforming their thinking along modernist lines. उन्हें modernize करने के लिए इसका medium of instruction इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है. Now, a term also been coined, which was social engineering, a group in the country linked umbilically to the British. ये जो group था, these were the natives, यहीं के लोग who largely fought in India the battles of British. ब्रिटिश की तरफ से वो उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, टेलिंग द रेस्ट ऑफ द इंडियंस, और इंडियंस को ये बता रहे थे कि हमारे कल्चर में हमारी कुछ प्रथाएं जो हैं, कुरीतियाँ ऐसी हैं जिन्हें हमें बाहर निकाल फेंकना है. हम उनके कल्चर को सुपीरियर बताना स्टार्ट हो गए थे. द सेंस ऑफ सर्विलिटी द ब्रिटिश इंटेंडेड अ कल्टिवेट अमंग इंडियंस. उन्होंने एक सुपीरियरिटी की, अपने कल्चर की एक उन्हें रोशनी दिखाई जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ और मिडिल क्लास जो है वो इंग्लिश की तरफ अट्रैक्ट होने लगे. नेक्स्ट कम्स फेज 2 फ्रॉम 1857 टू 1880. द फेमस रिवॉल्ट, कि जब लोगों के मन में आने लगा कि ब्रिटिश एम्पायर हमारी गरीबी और हम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कंट्री में. सो जो नेटिव्स थे, इंडियंस थे, उन्होंने अपने लिए लड़ना शुरू किया. अब उन्हें एक टर्म दी गई, अंग्रेजों ने म्यूटिनी. अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को सस्पिशन की नज़र से देखने लगे, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अर्बन पुअर हो, विलेजर्स हो. क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि उस टाइम पे इंग्लिश अडॉप्ट करना, क्या ये एक गलत मैसेज कन्वे कर रहा था? इस फेस में कुछ रिफॉर्मिस्ट जो थे वो इंग्लिश को अपना रहे थे बिकॉज दे वर अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी. सो राजा राम मोहन रॉय ने रोल प्ले किया. उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न लर्निंग को जो है वो इम्पोर्टेंस दी बिकॉज उन्हें लगता था कि जो कुरीतियाँ इंडिया में है वो हम इंग्लिश को एक्सेप्ट करके और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ के उसे ख़त्म कर सकते हैं. बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका एक नॉवल है राजमहंस 5. इन्होंने भी अपना जो इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया और ये जो इट वाज इंग्लिश नॉवल और इसमें टिपिकली जो इंडियन शेड्स है विद ब्लैक एंड वाइट, वो सारे रोल जो है इनके द्वारा प्ले किए गए. सो हम कह सकते हैं कि सेकंड फेज में इंग्लिश जो था इंडिया में एक विंडो इसके लिए ओपन हो गया टू वेस्टर्न लर्निंग. इस फेज में नेटिव लैंग्वेजेस, हमारी हिंदी, उर्दू को काफ़ी ज़्यादा
नुकसान पहुंचा यही लैंग्वेजेस बाद, और इसी टाइम पे इन सभी लैंग्वेजेस से, इंडियन लैंग्वेजेस से ये मिडिल क्लास दूर हो गई. Combine the literary trend in English taking shape in the hands of Indians with some of the new activist reformers. कुछ वुमेन भी थे इनमें, in society that chose to read in English and write in an Indian languages. So इसमें एक meaningful interaction हुआ. A number of visionaries in the second half of 19th century took the courageous step of combining these English with Indian languages in colleges and university. और उसी का रिजल्ट था कि हमें दो इंस्टीट्यूट, वन इज एंग्लो अरेबिक एंड सेकंड इज एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग मिले. पेज 3, 1880 to 1947. इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब इस टाइम में आर्ट्स सोसाइटी डिसाइडेड टू फॉर्म इटसेल्फ एज ए मीनिंगफुल एंटिटी बाय अडॉप्टिंग ए कोर्स एट वंस चैलेंजिंग एंड डिजायरेबल. अब सबसे बड़ा यहाँ पे स्टेप उठाया गया एंड दे सेड नो टू इंग्लिश. ठीक है. सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग डाइवर्स इन स्कोप, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी इंटरेस्ट में, सोसाइटी ने अपने कॉमननेस फाइंड करने स्टार्ट किए. जो मैकॉले का ड्रीम था एक मिडिल क्लास इंडियन क्रिएट करने का, दैट वुड फाइट इंग्लिश बैटल्स, जो उनकी तरफ से इंग्लिश बैटल्स लड़ते एंड एक्ट एज बफर बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉमन मासेस, इसने एक यू टर्न लिया, एक रिवर्स टर्न लिया इन द नेशनलिस्ट फेस इन आवर सोसाइटी. सो हियर कम्स इन पिक्चर महात्मा गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू. दोनों ही बहुत अच्छे से इंग्लिश जानते, पढ़ते और लिखते थे, बट दे sent a different message across to people within the Congress as well as outside. उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए कहा. They stressed that the language of the national movement was to be an Indian language. और ऐसी लैंग्वेज जो हर कोई समझ सकता है और बोल सकता है. इस फेस में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इंडिया के बाकी जो नेटिव लैंग्वेजेस थे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिटरेचर और वर्क्स जो हैं वो देखने को मिले. अभी हमने बात की थी बंकिम चंद्र जी की, जिन्होंने इंग्लिश में नॉवल पब्लिश किया था, लेकिन आफ्टर डिसीजन इन्होंने भी अपनी जो लैंग्वेज थी वो बंगाली में लिखना स्टार्ट कर दिया. और इस फेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इंग्लिश डिड नॉट फिगर एनीवेयर इन द स्कीम. चाहे नेशनल लेवल पे हायर डिस्कोर्स पे इस लैंग्वेज का यूज होता था, बट कॉमन जो थी वो इसका बहुत ज्यादा जो है बहिष्कार होने लगा. श्री अरबिंदो, मुल्क राजानंद, राजा राव, आर के नारायण जी, सादत हसन मांटो, ये सभी जो हैं वो बहुत ही अच्छे राइटर्स इस टाइम में बहुत अच्छे वर्क्स के साथ सामने आए. Premchand's linguistic resources with respect to Persian and Urdu were enormous. ये भी इंग्लिश के बजाय इन्होंने अपनी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे प्रेफर किया, which was actually a great step. And after independence, after 1947, English has been able to gain unprecedented popularity as a medium of instruction. अब इस टाइम में उसकी उसी तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और इसने इंडियन लैंग्वेजेस को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया हर कहीं पे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी लेवल्स में. There is a mushrooming of institute teaching spoken and written English, not just in metropolitan centers, but even small towns. इस लैंग्वेज के साथ पावर एंड प्रेस्टीज जोड़ा जाता है और वी मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ स्मार्टली ड्रेस्ड इंग्लिश स्पीकिंग इंडिविजुअल इज द रोल मॉडल ऑफ आवर एवरी यूथ इन आवर कंट्री. So this was all about today's video. Thank you so much. Keep supporting and liking.